हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउट्स एकेडमी। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉज। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉज क्या होते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम मेन चीज देखने वाले हैं ना कि किरचॉफ्स लॉ फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स का टॉपिक है किसमें, ये मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। ठीक, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ्स लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पे है, किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये लॉ पढ़ा है, उन्हीं ने ये दिया था लॉ। तो दो लॉज दिए थे, दोनों लॉज कौन कौन से आइए क्रमशः देखते हैं उनको। तो पहला लॉ था, है कह लीजिए, पहला लॉ जो किरचॉफ ने दिया था उसे कहते हैं हम किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं जो करंट लॉ था, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसे कहते हैं हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। और दूसरा लॉ था, दूसरा लॉ जो दिया था वो था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम लूप रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम जंक्शन और लूप समझ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन या फिर नोड भी कहते हैं उसको, एक पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे बहुत सारे ब्रांचेस क्या हो रहे हैं, बहुत सारे ब्रांचेस मीट कर रहे हो। ठीक है, उन्हीं के पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं, जहां मीट कर रही है उसे नोड कहते हैं। ठीक है, या फिर जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम कहते हैं रेलवे जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, ठीक है, अयोध्या जंक्शन। तो ये क्या होता है, जहाँ पे कई लाइनें, कई रूट्स पे आ रही लाइनें क्या होती हैं, मीट करती हैं, वही क्या होता है हमारा जंक्शन होता है। तो यहाँ भी वही सिमिलर केस है, जंक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर, जंक्शन रूल क्या कहता है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलने वाली सारे ब्रांचेस ये क्या होते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलती है उसे क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ को हम यहीं से डिफाइन करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ्स करंट लॉ कहता ये है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट नोड और जंक्शन इज जीरो। ठीक, तो अलजेब्रिक सम यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग, यानी अलजेब्रिक सम को मैं ऐसे समेशन आई से रिप्रेजेंट कर दूं किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे या नोड पे, ऐसे मान लेता हूं मैं n है, तो इस पर्टिकुलर जंक्शन पे आने वाली जितने भी आपको वो हैं, जितने भी ब्रांचेस से करंट आ रही है जा रही है जो भी है, उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा आपका जीरो होने वाला है। अलजेब्रिक सम और नॉर्मल सम में क्या अंतर होता है, अलजेब्रिक सम में हम ये देखने वाले हैं ना, साइन के साथ लेते हैं, करंट जो भी करंट है उसको साइन के साथ लेते हैं। साइन के साथ लेने का मतलब करंट तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन ले रहे हैं ना इसलिए क्योंकि हमें ऐड करना होगा कि इस नोड पे पहले कितना करंट था और बाद में कितना करंट है, उसे हमें चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आते और जाते दोनों को लेना पड़ेगा। तो मैं अगर आने वाले को प्लस ले लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट इससे दूर जा रही होगी उसको हम क्या लेने वाले हैं, माइनस लेने वाले हैं। एंड दिस इज करेक्ट फॉर वाइस वर्सा ऑल्सो, यानी कि यदि मैं ले लूं, यदि मैं कह दूं कि करंट जो है दूर जा रही है उसको मैं प्लस ले लेता हूं, तो आने वाली करंट जो मीटिंग पॉइंट n है उसकी तरफ आने वाली करंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो वही केस है, यदि मैं यहाँ पे इसी फिगर में बनाऊं, फर्स्ट लॉ को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे ये इसको मैं I1 करंट ले लेता हूँ, इसको I2 ले लेता हूँ, इसको I3 ले लेता हूँ, इसको I4 ले लेता हूँ, इसको I5 ले लेता हूँ, इसको I6 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि जो सम होगा इनका I1 I2 I3 I4 I5 I6 वो जीरो होगा, लेकिन कब होगा, जब उनको साइंस के साथ हम कंसिडर करने वाले हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना होगा। तो मैंने कहा कि यहाँ मैं मान लेता हूं कि जो साइन है आने जो नोड की तरफ आ रही है उसको मैं पॉजिटिव ले लूं, तो और देखते ही मुझे पता चलेगा I1 मैं क्या करूंगा, प्लस में लूंगा। क्यों लूंगा प्लस में, क्योंकि मैंने माना है कि नोड की तरफ आने वाले को करंट को प्लस माना है। मैंने I6 क्या मानना पड़ेगा, मुझे I2 से ले लेता हूँ, I2 मुझे दूर जा रही है तो मुझे माइनस में लेना पड़ेगा। I3 की बात करूं तो ये भी प्लस हो जाएगा, I4 की बात करूं तो ये भी प्लस होगा, I5 की बात करूं तो ये भी प्लस होगा। देख रहे हैं चारों क्या हो रही है, आ रही हैं, और ये I6 क्या हो रही है, दूर जा रही है, यानी मुझे माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबका अलजेब्रिक सम मैं कह सकता हूँ इजीली कि क्या होगा, जीरो होगा। कैसे समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ से किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से मैंने कहा कि जो भी ये होगा वो जीरो होगा, और जीरो होगा भी क्यों,
क्योंकि जो भी करंट आ रही है कुछ आ रही है, यहां से मैं अगर ये कह लूं एक साथ वालों को एक साथ ले लेता हूं मैं, सम वाले जो है, जैसे I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं I2 प्लस I6। यानी कि ये लॉ ये कह रहा है कि किसी भी एक नोड पे जो करंट आ रही है, यानी जो आने वाली करंट है I1 I3 I4 I5, और जाने वाली जो करंट है जो कि क्या है I2 I6, तो जितनी आएगी उतनी ही जाएगी। समझ रहे हैं? कुल मेरा कहने का मकसद यही है, अर्थ यही है कि जितनी करंट उस नोड पे आ रही हो उतनी ही उस नोड से दूर जाएगी। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि समेशन ऑफ I विथ साइन से ही चिन्हों के साथ है, प्लस या माइनस, वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, जो कि यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। तो ये हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, उसमें सभी क्लियर हो जाएंगे। दोनों जो वोल्टेज लॉ और करंट लॉ है उन दोनों को मैं समझाऊंगा, तो वहां पे नोट लेके मैं बताऊंगा कैसे करंट जो आ रही है करंट जा रही है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब मैं लूप रूल करता हूँ। वोल्टेज लॉ क्या है, जो करंट किरचॉफ्स की वोल्टेज लॉ है उसे हम समझ लेते हैं। करंट लॉ हमने देखा, लूप क्या होता है अब ये समझ लेंगे। आपने नोड या जंक्शन समझ लिया। लूप क्या होता है ना कि कोई भी सर्किट जो होती है, सर्किट क्या है, ओपन हो सकती है क्लोज हो सकती है, माने सर्किट जो भी होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं सर्किट के, यानी कि आर एल सी जो कुछ भी है, इंडक्शन इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस बैटरी जो कुछ भी है, ठीक है, तो उनको जोड़ के एक पर्टिकुलर जो सिस्टम बनाते हैं उसी को हम सर्किट कहते हैं। जिससे क्या हो सकती है, जिसको क्लोज कर देने पे हमें क्या होगी, करंट का फ्लो मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वही तो हमारी सर्किट है। तो जब हम बात करते हैं कि लूप की, तो एक सर्किट का वो पार्ट है ना लूप जो कि क्लोज्ड ब्रांचेस से, जो इसके ब्रांचेस सारे क्या है क्लोज्ड है, यानी कि जुड़े हुए हैं आपस में, उसी को हम क्या कहते हैं लूप। तो यहाँ मैं बना के दिखा देता हूँ, जैसे मैं क्या कह लूँ, ठीक है। तो लूप रूल समझते हैं, वोल्टेज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ में ऐसे कह सकता हूं, थोड़ा सा कठिन है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक सर्किट बनाया। सर्किट क्या होती है, ठीक है, ये कोई सर्किट है। अब इसमें क्या हुआ, मैंने मान लिया ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3 है, ठीक, ये E2 होगा, ये E1, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कहूँगा कि इसमें लूप समझना था मुझे। तो लूप क्या होता है, एक ये पर्टिकुलर एक सर्किट है, इसका ये दो लूप हो गए, एक ये लूप हो गया और एक ये लूप हो गया, और एक ये वाला भी है, ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है। यानी मैं इसको अगर टर्मिनोलॉजी में लिख दूं, ABCDEF, तो एक बात समझिएगा, तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ ABCF FCDE या फिर ABDE, सभी क्या है लूप है, लूप 3 लूप 2 लूप 1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि ये लूप क्या हो गया, जिस एक पर्टिकुलर सर्किट का वो ब्रांच जिसके सभी क्या है, जो डिफरेंट ब्रांचेस क्या हो, एक साथ जुड़े हुए हो, क्लोज्ड हो, वही क्या होगा हमारा लूप हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और बड़ा वाला क्या हो गया, 3rd हो गया, ठीक। अब मैं इसमें क्या कहता हूँ कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, ये समझना होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है कि जो भी सम अलजेब्रिक सम होगा हमारा पोटेंशियल का किसी भी एक पर्टिकुलर लूप में, वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। या फिर इसी को मैं और कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इसी को डिफाइन करना होगा तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट होगा ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंसेस ऑफ ईच लूप इज इक्वल टू द EMF प्रोड्यूस्ड इन दोज लूप्स, ठीक है। यानी कि जो EMF होगा, समेशन जो EMF का होगा पर्टिकुलर लूप में, वो किसके इक्वल होने वाला है, वो इक्वल होने वाला है प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इन दैट लूप, ठीक है। तो इसको हम यहाँ समझते हैं कैसे, क्या कहना क्या चाहता है। तो हमें पता है, एक बात समझिए, ये मेरा EMF प्रोड्यूसिंग बैटरी मान लीजिए अगर है,
ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, बड़े वाले को प्लस से और ये माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब मैं इसमें ये कहता हूँ मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी लूप 1 और लूप 2 की। मान लीजिए ये लूप 1 था और ये लूप 2 है, और मैंने क्या किया, करंट को मान लिया इसमें कितना है, अगर E1 से प्रोड्यूस होने वाली करंट I1 मैंने कही, ठीक है, और D2 से प्रोड्यूस होने वाली करंट मैं यहाँ लिख लूँ ये I2 है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये प्लस वाले से निकल रही है, ठीक, और ये जो रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर रही होगी, कंज्यूम कर रही होगी। तो कंज्यूम कैसे करती है, इसका साइन यानी कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस वाले साइड से हम जब जोड़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होगी, यहाँ पे अधिक होगी, इस वाले से कम होगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे अधिक, इस वाले एंड पे कम है। ठीक, तो ऐसे मैंने देख लिया। सिमिलरली यहाँ पे I2 करंट हुआ, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। ठीक, अब मुझे इसमें समझना है, क्या समझना है, मैं इक्वेशन फॉर्म करता हूं। कैसे बनेगी इक्वेशन, देखिए, जब मैंने लूप 1 में इक्वेशन फॉर्म किया, ठीक है, फर्स्ट वाले में, तो देखिए एक बात समझिएगा, जो दोनों मैंने लिखा था यहाँ पे IR इज इक्वल टू ई, या फिर मैं लिख लूँ डायरेक्ट यही लिख लूँ, ठीक है, तो इसके थ्रू मैं निकालता हूँ। एक पर्टिकुलर क्या करते हैं हम, डायरेक्शन मानेंगे। जैसे मैंने इस केस में क्या माना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लिया मैंने। लूप में मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये माइनस से प्लस में जैसे मैं गया इस वाले में E1 में, तो ये मैंने देखा कि पोटेंशियल क्या हो रहा है। इसको अगर मैं मान लूँ कि पोटेंशियल क्या है, E1 जो बैटरी का EMF है उसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज किया होगा इस एंड से इस एंड तक, तो मैंने इसको E1 मान लिया। इसको अगर प्लस में मानता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जो डिफरेंट डायरेक्शन होगा, माइनस से प्लस में अगर मैंने प्लस माना है इसको, तो प्लस से माइनस की ओर जाने में मुझे क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो सिमिलर अप्रोच अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, तो यहाँ वाला यही सेम है IR, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, R1 लिख लिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पे भी तो I1 है, यहाँ भी I1 है, यहाँ पे I2 है। अब ये वाला किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या आ गया, करंट लॉ यहाँ पे काम में आ गया। जैसे I1 और I2 यहाँ पे नोड पे क्या हो रहा है, दोनों आ रहे हैं एक तरफ, तो दूसरा वाला क्या होगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये क्या हो जाना चाहिए, I3 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, I2 प्लस I1 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक सम एट नोड शुड बी 0, तो द करंट कमिंग टुवर्ड्स द नोड शुड बी इक्वल टू द करंट गोइंग, क्या, जो दूर जा रही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे आते हैं E1 माइनस I1 R1, फिर इस वाले में भी तो मुझे इस लूप में चलना है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये माइनस से प्लस की ओर जाना पड़ रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो मैंने ये मान रखी थी इस वाले में, इस वाले बैटरी से, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, प्लस में I2 R2। ये ध्यान रखना है आपको, कैसे मैं प्लस माइनस का डायरेक्शन बता रहा हूँ। जब हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस, यहाँ पे मैंने देखा कि माइनस से प्लस की तरफ है तो प्लस, फिर क्या करूंगा मैं, फिर प्लस से माइनस करना था मुझे, यानी कि मैं E2 लिखूंगा और इसको 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला कि ये वाला पता चल रहा है। ठीक है, जब मैं इसको कहता हूं समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, तो ये मुझे निकल गया। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्म में इजी है, बताइए। इसको मैं इधर लेता जाता हूं, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या ये वाला फॉर्म समझ में आया, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। कैसे, समेशन ऑफ IR, यानी कि जो IR की वैल्यूज है, जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हो रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहे हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसको मैंने एक तरफ साइन के साथ लिखा है, फिर इधर क्या लिखा है, जो EMF का डिफरेंस है, यानी कि EMF का डिफरेंस कहने का अर्थ क्या है, अलजेब्रिक सम, यानी जिस भी डायरेक्शन में होगा उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर मैं एक प्लस मानता हूं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा, तो वही मैंने यहाँ पे E1 माइनस E2 लिखा है। ठीक है, वो क्लियर होगा। दूसरे वाले में क्या कर सकते थे, इस वाले अगर 2 सेकंड वाले में कहूंगा तो सेकंड वाला क्या होगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, मैं इसको क्या कर लिया, प्लस में E2 लिखा, ठीक, माइनस में यहाँ ड्रॉप लिखूंगा I2 R2, फिर मैं क्या करना हूँ, R3 में क्या करंट है, I1 प्लस I2, मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट लॉस है यानी करंट लॉस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी ड्रॉप क्या हो जाएगी, इधर से इधर। ठीक है, इधर की तरफ करंट जाएगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप का डायरेक्शन यही तो है, तो मैंने इसको प्लस और इसको माइनस लिया, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, I1 प्लस I2 इंटू
R3। क्लियर है? ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि और कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता था E2 इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकता हूँ I2R2 प्लस I1 प्लस I2 R3। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ऐसे मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को कैसे इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखेंगे दोनों जो किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, जिसे मैंने ई पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, और ये बाकी आपके जंक्शंस हैं जिसे ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये जो जंक्शंस हैं या नोड्स हैं जहाँ पे कई ब्रांचेस मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी क्या 1 2 3 ब्रांचेस हैं। ठीक, तो ये क्या हो गए, अपने आप से क्या हो गए, नोड्स हो गए। ठीक है, इसको गलती से भी व्हीटस्टोन ब्रिज समझने में गलती नहीं करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज मैं बताऊंगा कैसे हम देखते ही पता कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये नहीं है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले ब्रांच में मैंने मान लिया कि I1 करंट है। ठीक है, और ये I1 करंट बढ़ी तो इसमें मैंने मान लिया कि I3। ठीक, तो ये वाला कितना हो जाएगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या करंट लॉ से कितना हो जाएगा, I1 आ रही है I3 निकल रही है, तो I1 माइनस I3 हो जाएगा इस ब्रांच में। ध्यान समझिएगा, BC में फ्लो करने वाली करंट कितनी है, I1 माइनस I3। ठीक है, अब मैं इसको क्या लूँ, I2 है। ठीक, ये I2 है, इस वाले नोड पे I2 आ रही है, I3 भी आ रही है, दोनों जुड़ के कितनी हो जाएंगी, I2 प्लस I3। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ DC ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट कितनी है, I2 प्लस I3। अब इस ब्रांच को कंसिडर, इस नोड को कंसिडर करते हैं जो कि C है, इसमें दोनों करंट्स को ऐड करना पड़ेगा। जो BC में फ्लो कर रही है वो DC में फ्लो कर रही है, वो कितना हो जाएगा, I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3। यानी कि मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो ये इस वाले जो ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट कितनी है, वही करंट यहाँ भी फ्लो कर रही होगी, I1 प्लस I2। ठीक है, तो मुझे इस वाले में I1 प्लस I2, इसमें I1, इस वाले ब्रांच में I3, इसमें I1 माइनस I3, इसमें I2 प्लस I3, इसमें 5। ठीक है, देख सकते इसमें I2। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब मैंने क्या किया, ए बी डी, ये वाला लूप मैं लेता हूं, ए बी डी ए। ठीक है, ठीक, अब इसमें मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो मैं यहां लिख सकता हूं ये 10 ओम है। ठीक, इसमें मैं देख सकता हूं कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं है, कोई वोल्टेज का सोर्स नहीं है। ठीक, तो केवल मुझे क्या है, ड्रॉप्स निकालने होंगे करंट के अनुसार। तो मैं यहां लिख लूंगा, अगर करंट की डायरेक्शन को अगर इसको ऐसे मैं मानता हूं इस वाले में, तो इसमें मैं लिखूंगा 10I1, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 10I1 माइनस 5I3। ध्यान से देखिएगा, और इस वाले में क्या करना होगा, प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 2I1 माइनस I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कहा सॉल्व किया तो I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3, ये मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 2I1 प्लस I3, इस वाले लूप का मैंने क्या किया, इक्वेशन निकाल लिया। अब मैं दूसरे लूप की बात करता हूँ, BCDB। चलिए BCDB में मैं देखना स्टार्ट करूँ तो इस वाले ब्रांच को देखता हूँ मैं पहले, तो इसको मैंने, इसके ड्रॉप को मैंने लिख दिया माइनस 5I1 माइनस I3। इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस 10 इंटू I2 प्लस I3। साइंस
चिन्हों का ध्यान देना है, प्लस या माइनस किसके साथ होगा इसको ध्यान देकर लिखते जाना है। प्लस 10 I2 प्लस I3, और इस वाले में क्या होगा प्लस 5I3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। सॉरी 5 से घटा तो 5 कॉमन करके 5 मैंने कॉमन ले लिया तीनों में, तो I1 प्लस I3 माइनस I1 प्लस I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस 5I प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू इस माइनस I1 को मैं इधर ले गया तो प्लस I1, फिर यहां पे क्या हो गया 4I3 प्लस 2I2, ठीक है। ये मेरा क्या बना इक्वेशन 2। तो ये मैंने देखा दो लूप से मैंने क्या किया, 2 इक्वेशन बना लिया। मैं अब तीसरा लूप देखता हूं। तीसरे लूप में देखता हूं मैं, तीसरा लूप में लेता हूं A D C E, यानी कि A D C E और फिर A, ठीक है। ये वाला लूप देखता हूं। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं, इस वाले ब्रांच में देखना होगा -5I2 माइनस 10 इंटू I2 प्लस I3। उसके बाद इसमें क्या करना होगा, ये माइनस ये प्लस है, तो ये दोनों क्या होंगे जुड़ेगा प्लस 10, ठीक, और फिर हो जाएगा -10 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैंने इसको कहा ये 5 वाले को -5I2, इसमें क्या किया -10 I2 प्लस I3, ये वाला ऐड होगा क्योंकि ये क्या है वोल्टेज सोर्स है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, और ये वाला फिर मेरा क्या होगा इस डायरेक्शन में है ड्रॉप, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस में। तो एक मात्र जो बचेगा वो 10 वोल्ट क्या होगा प्लस में होगा। तो मैं इसको अब सॉल्व कर लेता हूं। जो फाइनल इक्वेशन से मैं लिखता हूं केवल, बाकी सब आप नोट करिएगा। इसको मैं क्या कर रहा हूं इरेज कर रहा हूं। ये इक्वेशन 1 है, ये क्या है इक्वेशन 2 है, और ये हमारा बनने वाला है इक्वेशन 3। यहां से मैं अगर सॉल्व करूं, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। ये हमारा हो जाएगा -I2 माइनस 2I2, मैंने यहां भी 5 कॉमन कर लिया है, -2I3 प्लस 2 -2I1 -2I2 इज इक्वल टू 0। मैंने अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये आ जाएगा -5I2 -2I3 -2I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 -2 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं कह सकता हूँ इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या है इक्वेशन 3 है। तो मैंने देखा I1 I2 I3 क्या है, 3 अननोन है, और मेरे पास क्या आ गया 3 इक्वेशन है जो कि I1 I2 I3 में है। तो मुझे पता है कि 3 इक्वेशन होंगे, 3 अननोन होंगे, तो मैं I1 I2 I3 के वैल्यू सेपरेटली क्या कर सकता हूँ फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये क्या है इक्वेशन 2 है, और ये मेरा निकल गया है क्या, यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। -3I2 -5I2 -2I3 प्लस 2 और -2I1 सही है। इसको मैंने क्या किया फाइनल इक्वेशन लिखा, बाकी क्या कर दिया इरेज कर दिया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो एक काम करता हूँ मैं पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करता हूँ। तो कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया I1 की जगह क्या कर दिया, इस वाले इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को पुट कर दिया। तो मेरे यहाँ से निकल के आ जाएगा I2 इज इक्वल टू बताइए 2 इंटू 4I3 प्लस 2I2 प्लस I3। क्या मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में मैंने I1 की वैल्यू पुट कर दिया है, तो ट्वाइस ऑफ I1 की जगह मैंने क्या लिख दिया ये। अब यहाँ से मैं निकालना स्टार्ट करूँ तो 2 4 8I3 प्लस 4I2 प्लस
I3। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ इसको, 9I3 प्लस 4I2, यानी I2 4I2 माइनस I2 इज इक्वल टू 9I3। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस 9I3, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3I3। मेरा एक रिजल्ट ये बना। यहाँ से मुझे I2 और I3 के बीच में क्या निकल गया, एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ से I2 इज इक्वल टू माइनस 3I3, अब मैं यहाँ रख दूँ, सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू पुट करूँ तो मेरी I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। I1 की वैल्यू यहाँ से मुझे आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स I3 प्लस 2 टाइम्स I2, यानी कि माइनस 3I3। 4I3 माइनस 6I3 कितना हो जाएगा, माइनस 2I3। तो मुझे एक इक्वेशन मिला, मुझे दो रिजल्ट्स यहाँ से फाइंड आउट हो गए। अभी तक जो तीन इक्वेशन थे उससे मुझे क्या मिला, दो रिजल्ट्स फाइंड आउट हुए। I2 इज इक्वल टू माइनस 3I3 है और I1 इज इक्वल टू माइनस 2I3 है। यानी कि अब I1 और I2 दोनों क्या हो गए, I3 के टर्म्स में आ गए। ठीक, मैं क्या करूंगा, तीसरा इक्वेशन यहाँ पे है जहाँ पे मुझे I1 और I2 और I3 तीनों पता है। ठीक, तो मैं बाकी सबको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, केवल मैं रखता हूँ क्या हूँ, पांचों रिजल्ट्स मेरे। तो मेरा एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन और बाकी के ये बाद के रिजल्ट्स जो है। तो मैंने क्या किया, अब इस वाले थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी I1 और I2 की। तो 2 इंटू I1 क्या है, I3 के टर्म्स में माइनस 2I3। ठीक, प्लस 5 में I2 क्या है, I2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 3I3। ठीक है, प्लस 2I3 इज इक्वल टू कितना है, 2 है। मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो माइनस 4I3 माइनस 15I3 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2। ये माइनस 5, 15 माइनस 4 माइनस 19 प्लस 2 माइनस 17 I3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से मैं कह सकता हूँ I3 इज इक्वल टू माइनस 2/17 एम्पियर्स। माइनस का मतलब क्या होगा कि मैंने जो डायरेक्शन ली है I3 की, यानी मैंने डायरेक्शन जो ली है B से D की तरफ, वो B से D की तरफ ना जाके क्या है, D से B की तरफ है, वही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे माइनस का साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मुझे I3 मिला तो मैं क्या इस वाले इक्वेशन में पुट करके I2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और क्या है वैसे ही इस वाले इक्वेशन में पुट करके ये वाला जो रिजल्ट है वहां से निकाल के I1 फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरा I1 कितना आ जाएगा, माइनस 2 इंटू I3 यानी कि माइनस 2/17, ये मेरा हो जाएगा 4/17 एम्पियर्स। और यहाँ से I2 मुझे कितना निकल के आ जाएगा, I2 निकल के आ जाएगा मेरा माइनस 3 इंटू माइनस 2/17 यानी कि 6/17 एम्पियर्स। तो प्लस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैंने माना है I1 और I2 की जो डायरेक्शन मैंने मानी है उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो है। ठीक है, और लेकिन I3 का डायरेक्शन क्या आ रहा है, माइनस में, यहाँ से माइनस 2/17 यानी कि D से B की तरफ है, और मैग्नीट्यूड क्या है 2/17 एम्पियर्स। तो आपने देखा I1, I2 और I3 मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो मैं किसी भी लूप में I1, I2 और I3 की जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगे उनको घटा के बढ़ा के जैसे भी, जैसे मुझे BC में निकालना है तो मैं I1 माइनस I3 जैसे ही करता हूँ। I1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 4/17 और I3 की वैल्यू मुझे पता है माइनस 2/17। तो I1 माइनस I3 जैसे ही मैंने लिखा वो आ गया कितना, वो BC का करंट आ गया। ऐसे ही सिमिलरली D इज इक्वल टू I2 प्लस I3, तो I2 और I3 की वैल्यू रख देंगे, हमारा DC में करंट निकल के आ जाएगा। I2 पता है, I1 पता है, I1 प्लस I2 भी निकाल सकते हैं इस वाले ब्रांच में। ठीक है, तो जो कुछ भी होगा हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे पूछ दिया कि DC का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि 10 ओम ये वाला जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो मैं क्या ये 10 से मल्टीप्लाई करके इसके करंट को मैं निकाल सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल 10 इंटू I2 प्लस I3, यही तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है DC के अक्रॉस। वो क्या हो रहा है वो मैं निकाल दूंगा, तो प्लस या माइनस होगा उसके अनुसार मैं ये पता कर सकता हूँ। अगर DC के करंट की डायरेक्शन I2 प्लस I3 के डायरेक्शन में जो वोल्टेज ड्रॉप मेरा प्लस में आता है तो मैं ये कह दूंगा कि D क्या है, हाई पोटेंशियल पे है C से, जबकि अगर D का पोटेंशियल कम आता है C से, इसका मतलब ये करंट के डायरेक्शन उल्टा हो, यही तो मतलब होता है। ठीक है, तो इस सारे
जो क्वेश्चन का निचोड़ ये था कि हमें क्या करना था, जो कुछ भी पूछा जाए, ब्रांच की करंट पूछी जाए या फिर पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जाए या ईएमएफ निकालना हो, वो सब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इतना इजी नहीं होता है टॉपिक, काफी टाइम टेकिंग होता है। अगर आप समझने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस के साथ आपको क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज, फ्लक्स, गॉस लॉ, ये सब समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।